अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे क्लास में वेलकम है सभी का। इस क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 5। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़े का चैप्टर है। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम्स के हवाले से भी काफ़ी एक, अगर आपको तगड़ा चैप्टर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पेयरिंग बनती है आमतौर पर वो पहले चैप्टर के साथ बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे पहला चैप्टर तैयार करते हैं, तो इसको भी आपको लाजमी करना पड़ेगा अगर आप पहले चैप्टर से लॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर साल ऐसे ही पेयरिंग बने, लेकिन आम रूटीन जो है वो यही है कि पहले चैप्टर के साथ 5वें चैप्टर की पेयरिंग बनती होती है, ठीक। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज जो पढ़ेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इन सब को जरा निबेड़ लेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम से तो आप पहले से ही वाकिफ हो गए, ठीक है, क्योंकि जब पहला चैप्टर पढ़ाया तो उसका पहला टॉपिक ही एटम था, ठीक है। उस पर हमने कुछ ना कुछ बातें की और हमने ये देखा कि जो एटम के बारे में हमारे कंसेप्ट हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे, ठीक है। जैसे पहले डेमोक्रिटस आया, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उसके बाद जॉन डाल्टन 1808 में आकर के अपनी थ्योरी देकर गया। वो थ्योरी मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं आपको। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। उसने कहा कि जितना भी मैटर है सबका सब एटम्स से मिलकर के बना हुआ है, और जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, यानी एटम को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, एटम इंडिविजिबल है, ठीक है। उसने कहा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उसने आइसोटोप्स के इम्कान को रद्द कर दिया। उसने कहा आइसोटोप्स नहीं हो सकते। वो बाद में सॉडी आया, उसने आकर के कहा कि नहीं, ये डाल्टन भाई साहब की बात गलत है, आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है। और उसने ये कहा था डाल्टन ने कि जितने भी एटम है किसी एलिमेंट के, उनके मैसेज सेम होते हैं, क्योंकि तमाम प्रॉपर्टीज उसने कहा था सेम होती हैं। उसने ये भी कहा कि एटम्स आपस में मिलकर के एलिमेंट और कंपाउंड बनाते हैं, जो बात ठीक थी बिल्कुल, ठीक है। केमिकल कम्बिनेशन का अपना एक लॉ भी दे गया था वो, यानी मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, H2 एलिमेंट बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, H2O कंपाउंड बन गया। ये चीजें भी डाल्टन की थ्योरी का हिस्सा थी, जो मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको रिवाइज करवा दी। डाल्टन के बाद कुछ और गालिबन 20th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जिनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, जिससे हमें पता चला कि एटम के बारे में ये जो ढोंग रचाया जा रहा था कि एटम इंडिविजिबल है, सच्चाई इसके बरक्स है। एटम डिविजिबल है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर और पार्टिकल भी हैं, जिनमें से फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और फंडामेंटल न्यूक्लियन वो कौन से हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो कहां से हुई, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ फिजिसिस्ट थे, ठीक है। वो एक टॉपिक पर काम कर रहे थे, वो था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप करंट बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी या करंट थ्रू गैसेस, थ्रू गैसेस। आप जानते हो जैसे कोई मेटल का पीस है, उसके गिर्द बैटरी लगा दी जाए तो उसमें से करंट चल पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ लिक्विड भी होते हैं जो करंट्स को कंडक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, हाँ। अच्छा, इसी तरीके से गैसेस, गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। उसी ही दौरान कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, और कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। जो गैसेस होती हैं, गैसेस में से जो करंट है वो ऑर्डिनरी प्रेशर पर नहीं चल पाता। गैसेस में से, मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट ऑर्डिनरी प्रेशर पर नहीं चल पाता। ये आपका बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मानो कि ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें हमने एयर, ये गैस या वेपर्स, कुछ भी मान लो, वो हमने भर रखे हैं, ठीक है, और ऑर्डिनरी प्रेशर पर भर रखे हैं, आम प्रेशर। ऑर्डिनरी प्रेशर, आम प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर, या आप इसको 760 टॉर बोल लो, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, जैसे चल जाएगा, ठीक है। आम प्रेशर पर भर रखे हैं। जैसे ही आप यहां पर बैटरी लगाओगे, जैसे ही आप यहां पर बैटरी लगाओगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होगी, नो कंडक्शन। ऐसा इसलिए कि यहां पर आम प्रेशर पर काफी भीड़ भाड़ रहेगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से काफी रश लगा रहेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी, वो चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है, हिंड्रेंस है। आप वर्ड यूज करोगे देयर इज अ हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस एट ऑर्डिनरी प्रेशर विच रेजिस्ट्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेज एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ये बात आप करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रेशर को कम कर दो, अच्छा एक बात साथ और आप ये भी करोगे कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर कोई कंडक्शन नहीं होती, गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट की कोई कंडक्शन नहीं होती, चाहे आप जितना मर्जी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखकर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखकर चाहे आप 5000 वोल्ट ही अप्लाई क्यों ना कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल्स हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस इन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये लाइंस आप बुक पर लिख लो, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, अक्सर पूछता है। व्हाई एट ऑर्डिनरी प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू गैसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड का शॉर्ट है, लिख लो। किताब में इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, जो मैंने बताया उसको लिख लेना। अच्छा, यही प्रेशर अगर आप कम कर दो, यही प्रेशर अगर आप कम कर दो, मानो प्रेशर हमने कर दिया 10 पावर -4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कम कर दिया, अब वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज, यहां पर भी हाई वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लगभग 5000 से 10,000 के करीब आपको हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा। ये मानो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये जो बैटरी का ये जो बड़े वाला हिस्सा होता है ना, ये पॉजिटिव को शो करता है, छोटे वाला नेगेटिव को। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भूले भटके होते हैं, कहीं से भी गलत कामों पर लग जाते हैं। ठीक है, जबकि जो बड़े होते हैं वो समझदार होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से इधर उधर नहीं जाते। समझ आई है ना बात की? अच्छा, तो अगर आप प्रेशर इतना कम कर दो, 10 पावर -4 एटमॉस्फेयर कर दो और हाई वोल्टेज अप्लाई करो, तो आपको इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नजर आएगा। ठीक है, वर्ड यूज करना है आपने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नजर आएगा। इसका मतलब ये कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, इतने प्रेशर पर, इतने लो प्रेशर पर। ठीक है, अच्छा, हमारा जो काम है ये देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट थ्रू गैसेस। ठीक है, एट वेरियस प्रेशर। पहले हमने ऑर्डिनरी प्रेशर पर चेकआउट किया, वहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, फिर हमने प्रेशर थोड़ा कम किया, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज ट्यूब में हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और हुई, देखते हैं इस प्रेशर को और लो कर देते हैं, इस प्रेशर को और लो कर देते हैं, क्या तब इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की नेचर में कोई डिफरेंस आएगा? आइए देखते हैं। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक करंट और कम कर दो, ठीक है, मानो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और यहां पर हमने वैक्यूम पंप लगा रखा है, टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम की स्पेलिंग देखना, वैक्यूम में एक सी 2 यू होते हैं, VACWM, वैक्यूम के स्पेलिंग सही से याद करना। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर देखो ये वैक्यूम पंप लगा दिया, यहां पर मानो हम कैथोड लगा देते हैं और यहां पर एनोड, इसको यहां से हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज हाई वोल्टेज। ठीक है, और यहां से, ठीक है, कैथोड पर आपका चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। दिस इज एनोड और ये आपका कैथोड। ठीक है, हमने प्रेशर बहुत लो कर दिया। ठीक है, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। कितना लो कर दिया? 0.01 टॉर। ये बहुत कम प्रेशर है। ठीक है, ये वैक्यूम पंप की मदद से अंदर से हमने जो गैस या एयर या वेपर्स भर रखे थे उनको निकाल लिया। ठीक है, उनके निकालने से प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आप देखते हो टायर होता है आपकी बाइक का या गाड़ी का, उसमें आप हवा भरवाते हो तो उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, लेकिन जैसे हवा निकल जाती है तो उससे प्रेशर कम हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, ऑर्डिनरी प्रेशर हमने देखा नो कंडक्शन। ठीक है, अच्छा, इतने कम प्रेशर पर 10 पावर -4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हाई वोल्टेज लगा करके देखा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें नजर आया कि कंडक्शन हो रही है। हमारी क्यूरियोसिटी थी, हमने प्रेशर को और कम कर दिया, इतना कम कर दिया, तो हमें यह देखने को मिला
कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था इस प्रेशर पर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ये गायब हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिसअपीयर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डिसअपीयर्ड, ये खत्म हो गया और हमें कुछ रेज चलती हुई दिखाई दी। ठीक है, हमने देखा कि कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं। इसका पता हमें कैसे चला? इसका पता हमें ऐसे चला कि ये यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, ये जो ओरिजिनल ग्लो था पहले वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला, ये खत्म हो गया। अब जो ग्लो प्रोड्यूस होने लगा वो कहां होने लगा? वो यहां पर होने लगा, यहां पर। ठीक है, तो इससे पता ये चला कि अंदर कोई ना कोई रेज ट्रेवल कर रही हैं जो आ करके यहां गिलास से टकराती हैं और उससे ग्लो एमिट होता है। ठीक है, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होता है। बुक में फ्लोरिसेंस का वर्ड है, फ्लोरिसेंस की डेफिनेशन लिखो, फ्लोरिसेंस की डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एमिट्स लाइट या इट एमिट्स ग्लो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एमिट्स लाइट और ग्लो when fast moving electrons or cathode rays strike it। लिख लिया? अच्छा, तो ये जो हर तरह का मैटर जो है वो फ्लोरिसेंट नहीं होता, कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे दो के नाम आपको याद रखने हैं, एक फॉस्फर, एक जिंक सल्फाइड, फॉस्फर और जिंक सल्फाइड। एक और भी होता है बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। ठीक है, वो याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉस्फर और जिंक सल्फाइड आपको लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रेज हैं जैसे आकर के यहां गिलास से टकराती हैं तो इससे ग्लो एमिट होता है, ग्लो एमिट होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है कैथोड रेज को पहली दफा डिस्कवर किया गया। इस तरह से कैथोड रेज को पहली दफा डिस्कवर किया गया। ये डिस्कवरी 1879 में हुई, 1879 में हुई फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स, इस बंदे ने फॉर द फर्स्ट टाइम कैथोड रेज को डिस्कवर किया 1879 में। अच्छा, ये जो ग्लो की नेचर है, यहां पर जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ये प्योरली डिपेंड करता है नेचर ऑफ ग्लास पर, नेचर ऑफ गिलास पर। ठीक है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गिलास पर। यहां पर मानो अगर आपने जिंक सल्फाइड लगाया है तो ग्लो की नेचर कुछ और होगी। ठीक है, मानो अगर यहां पर आपने फॉस्फर लगाया है तो ग्लो की नेचर कुछ और होगी। ठीक है, हो सकता है पहले ग्रीनिश ग्लो हो फिर येलोइश ग्लो आपको मिलने लगे। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ाऊंगा तो इस ग्लो पर के ये ग्लो जो है नेचर ऑफ ग्लास ट्यूब पर कैसे डिपेंड करता है इस बारे में भी बताऊंगा आपको। हाँ, अच्छा, इतनी बातें हो गई हमारी क्लियर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पर। भैया जी, यहां से इतना अब तक जो मैंने पढ़ाया इसमें सिर्फ एक शॉर्ट आता है कि व्हाई गैसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ठीक है, तो उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, जो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में बताओ। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं। तो उसमें से जो शॉर्ट भी आते हैं लॉन्ग भी आते हैं, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो वो मैं आपको करवा देता हूं अभी। अच्छा, यहां से जो शॉर्ट है आपका वो ये है कि व्हाई गैसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑर्डिनरी प्रेशर। तो आपने बताना है ऑर्डिनरी प्रेशर पर काफी भीड़ भाड़ रहती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता। ठीक है, एट ऑर्डिनरी प्रेशर गैस मॉलिक्यूल हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस इन कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाइल एट लो प्रेशर व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द गैस एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब। अच्छा, अगली जो है अपनी बात वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अच्छा, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं और 10 की मैं हेडिंग्स बनवाने लगा हूं। ठीक है, वो हेडिंग्स आपने नोट करनी है। मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो हेडिंग्स के साथ करनी है। पहली हेडिंग देख लो। ठीक है, मुझे ही पढ़ाने में आसानी होगी, आपको भी याद रखने में आसानी होगी। पहला जो पॉइंट अपना होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दूसरी जो अपनी प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस। ठीक है, उम्मीद है सही है स्पेलिंग फ्लोरिसेंस के, चेक कर लेना।
अच्छा, तीसरी जो अपनी प्रॉपर्टी होगी वो होगी पाथ ऑफ कैथोड रेज, पाथ ऑफ कैथोड रेज। चौथी जो प्रॉपर्टी होगी अपने पास वो होगी, पाथ ऑफ कैथोड रेज हो गया पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज, पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज। पांचवी जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। छठी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। सातवीं जो होगी वो होगी आयोनाइजेशन इफेक्ट, आयोनाइजेशन पावर या इफेक्ट बोल लो, ठीक है। आठवीं जो अपनी प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी हीटिंग इफेक्ट हो गया, आयोनाइजेशन इफेक्ट हो गया, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग इफेक्ट बोल लो या रिड्यूसिंग पावर बोल लो। नौवीं जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी इनकी पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। अच्छा, और 10वीं जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी ई ओवर एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। तो ये 10 हेडिंग जो है ये आप जो है बुक पर बना सकते हो, ठीक है। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी और मुझे आपको पढ़ाने में आसानी होगी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो इफेक्ट हमें देखना है वो देखना है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई थी कैथोड रेज के अराउंड, वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जे पेरिन। जे पेरिन ने 1895 में, यहां पर आपको दो डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1895 और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड के लिए 1897, ठीक है। ये दो डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, जे पेरिन ने 1895 में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्टडी किया कैथोड रेज पर कि उनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसने क्या किया, देखो, उसने ऐसे एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब ली और ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उम्मीद है अच्छे से बन गई है। अच्छा, यहां पर कैथोड है, यहां पर अपना एनोड है, ठीक है। और इसको, ये एनोड है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है अपना, कैथोड पर तो होता है नेगेटिव, एनोड पर होता है पॉजिटिव। ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है अपने पास जैसे ही हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, दिस इज हाई वोल्टेज सोर्स, ये है आपका कैथोड और दिस इज योर एनोड। अच्छा, और ये जो है ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे इसमें से कैथोड रेज निकलेंगी और कैथोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई इस स्क्रीन तक पहुंच जाएंगी। लेट इट बी स्पॉट 1, इसे 1 का नाम दे दो, इसे स्पॉट 1 का नाम दे दो। जे पेरिन ने क्या किया, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अच्छा, अभी मानो मैग्नेटिक फील्ड इसने कैसे लगाई मैं आपको बताता हूं। मानो कि ये जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारी, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है। यानी कैथोड रेज जो है वहां से इस तरफ आ रही है, इस तरफ कैथोड रेज आ रही है। तो उसने क्या काम किया, इधर पीछे की तरफ, यहां पर ठीक इसके पीछे नॉर्थ पोल लगाया और इसके फ्रंट साइड पर यहां पर साउथ पोल लगाया, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मानो ये जो ग्रीन वाला डस्टर है हमारा, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके पीछे नॉर्थ पोल लगा हुआ है जो ठीक इसके पीछे छुपा हुआ है, और इसके फ्रंट साइड पर साउथ पोल लगा हुआ है। क्योंकि हम 3D डायग्राम बना नहीं सकते, 3D ज्योमेट्री अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि रियलिटी क्या है, ठीक है। बुक की डायग्राम देखकर आपने धोखा नहीं खाना, बुक में 3D डायग्राम ऑल्दो सही बनी हुई है, लेकिन आप उसे गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि नॉर्थ पोल इधर पीछे बना हुआ है और साउथ पोल इधर आगे की तरफ बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहां पर पीछे की तरफ नॉर्थ पोल लगा दिया गया, जो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं लगा दूं, और यहां पर ये साउथ पोल लगा दिया गया। पीछे की तरफ नॉर्थ पोल है, आगे की तरफ साउथ पोल है। अच्छा, अब कैथोड रेज किस तरह डिफ्लेक्ट होंगी, मैं आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूं, दैट इज लेफ्ट हैंड रूल। ये जो है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास दो जगह काम आएगा, दो जगह, और फिजिक्स में आप बार बार इसे यूज करोगे, ठीक है। तो एक रूल मैं अभी आपको सिखा देता हूं, हो सकता है कि आपको पता भी हो। आपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है। इनकी 3 फिंगर्स को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ लेना है,
इसको ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ लेना है। ये फ्लेमिंग का रूल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल लेफ्ट हैंड रूल है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप अपनी ये वाली फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर, बड़ी वाली फिंगर, इसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। देखो मैंने बताया पीछे की तरफ नॉर्थ पोल है, आगे की तरफ साउथ पोल है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लिया हमने। हाँ, अच्छा, ये वाली जो फिंगर है जिसे फोर फिंगर बोलते हैं, या फर्स्ट फिंगर, या शहादत की उंगली बोलते हैं, इसको आपने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ कैथोड रेज में रखना है। अच्छा, कैथोड रेज कहां ट्रेवल कर रही है? कैथोड रेज इस तरफ ट्रेवल कर रही है, इधर उधर से इस तरफ। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको जरा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखो हो गया, ये देखो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर है, तो ये देखो ये जो मेरी मिड वाली फिंगर है ये किस तरफ है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है ना, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, और ये वाली जो है, ये फोर फिंगर जो है, ये किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ कैथोड रेज, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। तो ये जो मेरा थंब है ये डिफ्लेक्शन को जाहिर करेगा, कैथोड रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। ये थंब किधर है? अब नीचे की तरफ है। थंब किधर है? नीचे की तरफ है। तो कैथोड रेज किधर डिफ्लेक्ट होंगी? कैथोड रेज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना। ये किताब में ऐसे नहीं बना हुआ नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन, ऐसे नहीं दिखाएगी। हाँ, ये रूल है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। तो ये देखो कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? नीचे की तरफ। लेट इट बी पॉइंट 2। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से कैथोड रेज की रिफ्लेक्शन है इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जे थॉमसन दूसरा साइंटिस्ट था, जे थॉमसन, नाम सुन रखा होगा, हो सकता है आप दूर नजदीक का रिश्तेदार भी निकला है जे थॉमसन। हाँ, अच्छा, 9th में काफी पढ़ा है ना इसके बारे में तुमने। अच्छा, जे थॉमसन ने क्या किया? अच्छा, पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। जे थॉमसन ने पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, ऐसे ही ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, मानो ये ऐसे, उम्मीद है सही बन गई है। हाँ, ठीक ही है, काम चल जाएगा। अच्छा, यहां पर ये अपने पास एनोड, दिस इज कैथोड, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, ये एनोड पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, कैथोड रेज जो है ऐसे सीधा ट्रेवल करती हैं। जे थॉमसन भाई साहब ने क्या किया कि उन्होंने इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मानो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जे थॉमसन ने ये देखा कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज, इनका जो पाथ है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हो गया है, मानो ये 0.3 है, तो इधर 0.3 की तरफ बैंड हो गया, जिससे जाहिर क्या हुआ कि कैथोड रेज कैसी हैं? दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो जे थॉमसन भाई साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके कैथोड रेज के पाथ को टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट बेंड करके दिखा दिया 1897 में, जिससे पता क्या लगा? कैथोड रेज जो है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। समझ आ गई बात? अच्छा, जे थॉमसन ने एक तो ये काम किया, जे थॉमसन का ये पहला काम। जे थॉमसन ने दूसरा काम क्या किया? ये जे थॉमसन का दूसरा काम आओ देखते हैं। जे थॉमसन ने ये किया कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी वो उसने लगी रहने दी, ये सिस्टम उसने उठा लिया ऐसे का ऐसा, ठीक है। उसने देखा कि कैथोड रेज जो है इधर 0.2 की तरफ बेंड हो रही है, 0.2 की तरफ, यही नीचे की तरफ बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है? मैंने आपको रीजन समझाई, लॉजिक बताई। अच्छा, ये मैं जब E/M रेशियो पढ़ाऊंगा ना इलेक्ट्रॉन की, तब दोबारा इस्तेमाल होगा इसका। हाँ, रूल याद कर लेना, ठीक है, फिजिक्स में भी बार बार काम आएगा। तो यहां इस तरफ बेंड हो रही है। तो जे थॉमसन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने ये सिस्टम उठा करके ऐसे का ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये जी नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और इसको हाई वोल्टेज से इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो इसने क्या किया? जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, मानो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चल रही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बंद की हुई है, सिर्फ जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है, तब तो क्या होगा? तब कैथोड रेज यहां पॉजिटिव प्लेट की तरफ 0.3 की तरफ जाएंगी। अगर आप ये वोल्टेज बंद कर दो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, तो वो इधर नीचे की तरफ 0.2 की तरफ आएंगी। हाँ, अगर आप दोनों अप्लाई कर दो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दो और इनको आप एडजस्ट करो, इनको आप एडजस्ट करो, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगती है। सिमिलरली जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर भी फोर्स लगती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी उस वक्त जब दोनों ऑन होंगी एक ही साथ। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरह एडजस्ट कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर होती हैं। तो आप इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करो कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो जे थॉमसन ने ऐसे किया, तो
तो जब जे थॉमसन ने ऐसा किया तो देखा कि कैथोड रेज का जो पाथ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में वापस आ गया है, वापस पॉइंट 1 पर आ गया है। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन भाई साहब का कारनामा। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपसे एंट्रेंस एग्जाम में यूं सवाल पूछे कि जे पेरिन ने 1895 में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट किया, इससे क्या साबित होता है, तो आपने उसको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ये देगा कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल, दो ऑप्शन और देगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज को लगा देंगे, कहेंगे ये सही ऑप्शन है। नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कभी भी चार्ज की नेचर का पता नहीं लगता होता। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चार्ज की नेचर का पता आसानी से नहीं लगता होता, समझ आइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना जे पेरिन, जे पेरिन के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया, जे पेरिन के एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया कि कैथोड रेज आर चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हमें नहीं पता चला। ये कहां से पता चला, ये हमें जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पता चला जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। समझ आइए बात की। अच्छा भाइयों, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हमें देखना है फ्लोरेसेंस। आ जाओ, फ्लोरेसेंस पर बात करते हैं। कैथोड रेज जब ट्रेवल करती हैं और आकर के डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं, ठीक है, तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी ग्लो इमिट होता है। और फ्लोरेसेंस के मैंने बारे में बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस दैट दे एमिट लाइट व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन इट। ठीक है, सही साफ हो गया है ना? हाँ बस सही है। अच्छा देखो, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आमतौर पे जो कैथोड रेज का ग्लो होता है वो ग्रीनिश ग्लो होता है। ठीक है, ग्रीनिश ग्लो होता है, ग्रीनिश कलर। लेकिन ये जो ग्लो है ये नेचर ऑफ ग्लास पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ग्लास यूज किया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कैथोड रेज मानो चल रही हैं, उनके रास्ते में अगर आप टिन स्टोन रख दो, टिन स्टोन का फार्मूला होता है SnO2, टिन स्टोन, तो ये जो है ये येलो कलर शो करता है, टिन स्टोन येलो कलर शो करता है। और एल्यूमिना Al2O3 ये रेडिश कलर शो करता है, रेड कलर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी यहीं से डायरेक्ट सवाल उठा लेता है। पूछता है कि इफ टिन स्टोन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट विल ग्लो, तो आंसर होगा येलो। ठीक है, बोर्ड में भी आ जाता है। एल्यूमिना का पूछे तो फिर रेड आंसर होगा। समझ आइए बात की। अच्छा, ये हो गया फ्लोरेसेंस के बारे में। दूसरा है तीसरा है पाथ ऑफ कैथोड रेज। अच्छा, ये जो है आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये अकेला शॉर्ट भी आ जाता है। पूछ लेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज। ठीक है, तो इस टॉपिक में से आपने जो शॉर्ट का आंसर करना है, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। हाँ, फिर ना कहना कि जो है ना खबर न हुई। फ्लोरेसेंस वाली बात कर ली, पाथ ऑफ कैथोड रेज पर बात करते हैं। अच्छा, कैथोड रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मानो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, सही बनी है ना? हाँ उम्मीद है बस सही बन रही है। अच्छा, यहां पर ये हमने एनोड, यहां पर कैथोड। ये जी आपका एनोड पर कौन सा चार्ज होता है भैया? एनोड पर पॉजिटिव। ठीक है, ये एनोड और ये जो नेगेटिव है दिस इज कैथोड। और ये आपका हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स। अच्छा, यहां पर जो है वैक्यूम पंप भी लगा रखा है हमने, वैक्यूम पंप, ताकि अंदर के प्रेशर को एडजस्ट किया जा सके। समझ आइए? अच्छा, यहां पर जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे लो प्रेशर पर 0.01 टॉर पर, तो यहां से कैथोड रेज चलेंगी और कैथोड रेज जाकर के इस स्क्रीन से टकराएंगी। इतनी बात तो हम आधे घंटे से कर रहे हैं। सही। अच्छा, अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, ओपेक वो होता है जिसमें से लाइट पास ना करे, जैसे लकड़ी है वो ओपेक है। ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, ओपेक, अच्छा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक वो होता है जिसमें से कोई लाइट पास ना करे, वो ब्लॉक कर दे। ट्रांसपेरेंट जिसमें से सारी की सारी लाइट पास हो जाए, जैसे आपका ग्लास है ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें से पार्शियली थोड़ी सी लाइट पास करे, जैसे प्लास्टिक हो गया, आमतौर पर ट्रांसलूसेंट होता है वो। अच्छा, मानो यहां पर कोई हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, इसमें से जो है लाइट या कैथोड रेज पास नहीं कर पा रही। ठीक है, कोई वुड का पीस रख दिया, तो जैसे ही आप इसको यहां पर रखोगे ये कैथोड रेज के रास्ते को ब्लॉक कर लेगा। मानो यहां से कैथोड रेज चल रही हैं, वो स्क्रीन तक आ रही हैं सारी,
ऐसे आ रही हैं, ऐसे, ठीक है। तो जो कैथोड रेज जो है यहां से गुजरेंगी, ठीक है, वो नहीं गुजर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ा है जो उनको गुजरने नहीं दे रहा। सिर्फ इधर वाली या इधर वाली, यहां वाली कैथोड रेज जो है वो निकल करके स्क्रीन तक पहुंचेगी और यहां पर पहुंचकर ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। या ग्लो के लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, ल्यूमिनिसेंस, नीसेंस, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना ल्यूमिनिसेंस के, ल्यूमिनिसेंस वेयर कैथोड रेज इम्प्रिंच, इम्प्रिंच की बजाय आप कोलाइड का वर्ड भी यूज कर सकते हो, इम्प्रिंच ऑन ट्रीटेड ग्लास। मैंने आपको बताया जो ग्लास ट्यूब हम यूज करते हैं वो फॉस्फर या जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है ताकि उससे फ्लोरेसेंस इमिट हो। तो इधर वाली और इधर वाली कैथोड रेज तो गुजर करके स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो यहां पर जहां पर कैथोड रेज के रास्ते में हमने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, वहां से कैथोड रेज नहीं गुजर पाती। और इस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो है। लाइट जो है, लाइट भी शेडो बनाती है। लाइट इसलिए शेडो बनाती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे, मानो लाइट ऐसे ट्रेवल करे, लाइट ऐसे ट्रेवल करे, तो अगर मानो यहां पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है और यहां पर कोई बंदा ठहर गया है, ठीक है, तो लाइट जो है अपना पाथ ऐसे ले, इलिप्टिकल पाथ ले, स्ट्रेट लाइन पाथ ना ले, तो कभी भी इस बंदे का शेडो प्रोड्यूस नहीं होगा। शेडो प्रोड्यूस होना इस बात की दलील है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहां भी जो शेडो प्रोड्यूस हो रहा है ये इस बात की दलील है कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जैसे ही इसके कोई चीज आती है तो कैथोड रेज ब्लॉक हो जाती है और स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाती। समझ आइए? अच्छा, ये बात तो हो गई हमें क्लियर कि कैथोड रेज का पाथ कैसे है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहां पर लिख देता है कैथोड रेज का पाथ कैसे है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछेगा हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने डिस्क्रिप्शन भी देनी है, साथ डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम लाजमी बनानी है भैया, हाँ भूलना नहीं है। अच्छा, पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज, पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज ये कैसे हमें पता चला, देखो मानो ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, यहां पर ये हमने कैथोड लगा रखा है, ये एनोड लगा हुआ है, ठीक है, यहां से ये हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, दिस इज वैक्यूम पंप, और ये कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हाई वोल्टेज सोर्स, ये अच्छा यहां पर हमने क्या लिया है, कैथोड लिया है ना, और कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये हो गया, ठीक है, ये हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये कैथोड और ये अपना एनोड, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड रेज मानो चल रही हैं, ये मानो कैथोड रेज चल रही हैं। अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई पैडल व्हील रख दो, कोई पैडल व्हील रख दो, ठीक है, ये देखो मानो ये कोई व्हील है, छोटा सा व्हील है, पैडल व्हील, तो कैथोड रेज क्या करती हैं, इस पहिए को या इस व्हील को घुमाना स्टार्ट कर देती हैं, इस पहिए को या इस व्हील को घुमाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही कैथोड रेज आकर के इस पहिए से टकराई, अपनी एनर्जी इन्होंने क्या की, इस पहिए को ट्रांसफर कर दी और ये पहिया घूमने लग गया, दिस इज रोटेटिंग पैडल, रोटेटिंग पैडल, घूमने वाला पहिया है, घूम रहा है, ठीक है। तो कैथोड रेज की वजह से ये घूमने लग गया, ठीक है। अगर कैथोड रेज जो है ये सिर्फ रेज होती, ठीक है, ये तो इनका नाम पड़ गया है ना कैथोड रेज, अगर ये सिर्फ रेज होती तो वो कभी भी इसको घुमा ना पाती पहिए को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे लाइट है, लाइट के आगे आप पहिया रख दो, ठीक है, ये लेजर है, लेजर रे होती है ना, उसके आगे आप पहिया रख दो, क्या लेजर जो है पहिए को घुमा पाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि वो वेव है, ठीक है, वेव जो है आपके मैटर को इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती, ठीक है। जबकि जो पार्टिकल है वो अच्छा खासा मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। देखो कैथोड रेज मूव कर रही है तो उनके साथ कोई ना कोई मोमेंटम एसोसिएटेड है ना, कैथोड रेज का कोई ना कोई मास भी है और साथ में कोई वेलोसिटी भी है जिसके प्रोडक्ट से हमें मोमेंटम मिलता है। तो कैथोड रेज अपना मोमेंटम जो है इस पैडल को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से ये पैडल जो है घूमने लगता है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड रेज का मास भी है और इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर पार्टिकल, तो आप बताओगे कि व्हेन अ स्मॉल पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज ट्रांसफर देयर मोमेंटम to the pedal wheel which start rotating. This experiment proved that cathode rays have definite mass and velocity. ये जो आखिरी लाइन मैंने बोली है कि this proved that cathode rays have definite mass and velocity. बच्चे ये लाइन अक्सर मिस कर देते हैं, डायग्राम भी बना देते हैं, ये लाइन मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से 1 नंबर मिलता है। तो ये लाइन जो है बुक पर हाईलाइट करना और लिखना फोकस, ठीक है, दीदे फाड़ के उसे देखना है, समझ आइए ना। हाँ, तो ये लाइन मिस नहीं होनी चाहिए वरना 1 नंबर मिलता है। अच्छा, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने भी यही गलती की थी। वो खैर रूटीन के टेस्ट थे, तो हमारे सर ने मुझे 1 नंबर दिया था, मुझे याद है अच्छे से, तो आज तक मुझे नहीं भूला ये। अच्छा खैर, हमने देख लिया पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, इस पर बात की जाए। अच्छा, कैथोड एक्स रेज बेसिकली क्या है? एक्स रेज रेज ही होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशन है। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? मानो ये कैथोड रेज हैं, ठीक है, तो कैथोड रेज के रास्ते में आप कोई हैवी मेटल एनोड रख दो, ये कोई एनोड है, मानो यहां से कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, ये एनोड पॉजिटिव। अगर आप इसके रास्ते में कोई हैवी मेटल का एनोड रख दो, तो कैथोड रेज आप जानते हो, अभी बताया कि इनका पार्टिकल नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो जैसे ही ये हैवी मेटल एनोड, जैसे टंगस्टन हो गया या पैलेडियम का हो गया एनोड, ठीक है, किसी भी हैवी मेटल का एनोड आप इसके रास्ते में रख दो, तो होगा क्या? जैसे ही जाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज इस एनोड से टकराएंगे तो सडनली स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इनके रुकने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी का नाम है एक्स रेज, इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्स रेज, ठीक है। बेसिकली इतना भी जो है सिंपल मैकेनिज्म नहीं होता, बेसिकली बीच में इनर शेल ट्रांजिशन होती है, तो जिसकी वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, ये हम जो है एक स्पेशल जो है टॉपिक है हमारा, एक अलग वीडियो में इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब कैथोड रेज जो है किसी हैवी मेटल एनोड से जाकर के टकराती हैं, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रुकते हैं तो इनकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, समझ रही है? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ये है कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये जिस भी बॉडी पर गिरे, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ठीक है, उसको बढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कनकेव कैथोड ले लो, कनकेव कैथोड मतलब ऐसा कैथोड, कनकेव कैथोड मतलब ऐसा कैथोड, तो हमने अभी बताया कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। देखो यहां से ये जो एंगल बन रहा है कैथोड रेज का, ये 90 का बन रहा है, यहां से जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है, यहां से जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। तो कैथोड रेज जो है इस कैथोड के 90 के जाविये पर निकलेंगी, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर 90 का एंगल देखो कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पर अगर 90 का एंगल देखो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, समझ आई है ना। तो यहां से निकलने वाली जो सारी कैथोड रेज हैं वो जाकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, कनकेव कैथोड है। तो अगर यहां पर जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही हैं, जाकर के आपस में मिल रही हैं, यहां पर आप प्लैटिनम का कोई पीस रख दो, प्लैटिनम का कोई पीस रख दो, तो जैसे ही ये सारी कैथोड रेज जाकर के इस प्लैटिनम पीस पर फोकस होंगी, तो ये प्लैटिनम पीस हीटअप हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा और ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, हीटअप होकर के ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी एक कैथोड रेज की जो है ये अहम प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर आयोनाइजेशन पावर, कैथोड रेज जो है ये आयोनाइजेशन इफेक्ट भी रखती हैं। अच्छा चलो इसको मिटा दिया जाए यहां से, ठीक है। देखो जी, कैथोड रेज मैंने भी आपको बताया, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कैथोड रेज का आयोनाइजेशन इफेक्ट कैसे होता है जब मॉलिक्यूलर आयंस का टॉपिक पढ़ाया। देखो मानो ये कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, दरमियान में इसका न्यूक्लियस, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में चलो 8 बना देते हैं, तो मानो ये नियॉन का एटम है, ठीक है। अब यहां से अगर कैथोड रेज गुजरी हैं, कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मानो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरा, इसके सामने वाले इलेक्ट्रॉन से इसकी टक्कर होगी, दोनों में रिपल्शन होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, समझ आई ये बात की। अच्छा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये इधर जाएगा, ये खुद इधर भाग जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के जरिए से कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो गैसेस को आयोनाइज करती है। मानो यहां पर कोई गैस का मॉलिक्यूल M था और इससे आकर के कैथोड रेज टकराई,
कैथोड रेज बेसिकली क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। किसी m मॉलिक्यूल से अगर कैथोड रेज टकराएं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, एक इलेक्ट्रॉन जे है, तो कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इक्वेशन है आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय कैथोड रेज। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आयोनाइजेशन पावर में, ये इक्वेशन लाजमी लिख देना। ठीक, किताब में यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आगे लिखी हुई है, तो आपको ये यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। रिड्यूसिंग इफेक्ट। अच्छा, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन जो होती है, रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मानो कोई आयन है, ठीक है, पहले से ही जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ये तो आयोनाइजेशन पावर थी, वो न्यूट्रल स्पीशीज के लिए थी। लेकिन अगर कोई कैटायन है, कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन है, अगर इस पर आप कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवाओ, कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवाओ, तो ये कैथोड रेज जो है इस आयन की, इस कैटायन की रिडक्शन कर देंगे टू पॉजिटिव, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। समझ आइए, इक्वेशन समझाने के लिए थी, लिखनी नहीं है। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर, ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखना भैया। पेनिट्रेशन पावर, कैथोड रेज के रास्ते में अगर आप एल्यूमिनियम या गोल्ड की फॉइल रख दो तो वो उसे चीरती हुई निकल जाती है, ठीक है। हाँ, अगर कोई सख्त चीज जैसे लकड़ी आपने रखी तो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर थिन फॉइल, काफी पतली फॉइल जो है, आप गोल्ड की या एल्यूमिनियम की उसके रास्ते में रख दो तो वो उसमें से गुजर जाएंगी इजीली, ठीक है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, अभी तक हमने इतनी बातों से पता लगाया कि कैथोड रेज चार्ज है और इनका मास भी है। चार्ज से कैसे पता चला, चार्ज से कैसे पता चला, वो पता चला जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं। और मास का कैसे पता चला, कैथोड रेज जो है पैडल व्हील को रोटेट करती हैं, मतलब इनका मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम है तो मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा। हाँ, तो इनका चार्ज भी है, मास भी है। तो कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो होती है, इसका वैल्यू होता है 1.7588 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम पर केजी। उम्मीद तो है यही वैल्यू है, 1.7588 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज जो होता है इन पर होता है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 का, और मास जो होता है इनका होता है 9.106 क्रॉस 10 पावर -31 केजी। तो इसको सॉल्व करोगे 1.7588 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम पर केजी आ जाएगा। तो ये कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो है। इस चार्ज टू मास रेशियो से पता क्या लगता है, कैथोड रेज जो है पार्टिकल है। ये जो चार्ज टू मास रेशियो इसकी निकाली थी, ये जे थॉमसन ने निकाली थी। आगे अपना टॉपिक आएगा, वो अलग हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने अपने अपरेटस की मदद से कैलकुलेट की थी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, और इस चार्ज टू मास रेशियो की वजह से एक और बात भी पता चली, कंफर्म हो गई ये बात कि कैथोड रेज जो है वो वाकई पार्टिकल है, ठीक है। मोमेंटम वाली बात से भी कंफर्म हुई थी कि वो जो स्मॉल पैडल व्हील को रोटेट कर रही थी, एक चार्ज टू मास रेशियो निकल करके आई, नॉन जीरो निकल करके आई, जिसकी वजह से ये भी पता चला कि कैथोड रेज जो हैं वो वाकई पार्टिकल हैं। वो वाकई क्या है, वो पार्टिकल हैं, उनका कुछ ना कुछ मास भी है और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज भी है। तो एक अमेरिकन केमिस्ट था जिसका नाम था स्टोनी, अमेरिकन केमिस्ट था, अमेरिका का रहने वाला था। तो उसने इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया स्टोनी ने, ठीक है। स्टोनी ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, जे थॉमसन ने एक और बात भी देखी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो मर्जी गैस भर दो, हर सूरत में कैथोड रेज निकलेंगी। चाहे आप कैथोड किसी भी मेटल का यूज कर लो, एनोड किसी भी मेटल का यूज कर लो, फिर भी इसमें से कैथोड रेज निकलेंगी। तो बुक पर 2-4 बातें लिख लो कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन, या the nature of cathode rays is independent of nature of gas in the discharge tube, nature of the metal of cathode, nature of the metal of anode, material of discharge tube, ठीक है। फ्लोरेसेंस जो है वो मटेरियल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंड करती है कि गिलास किस मटेरियल का है, ठीक है। लेकिन कैथोड रेज जो है, ओरिजिनल कैथोड रेज, उनकी चार्ज टू मास रेशियो वो मटेरियल ऑफ गिलास ट्यूब पर डिपेंड नहीं करती। समझ आइए बात की, ठीक है। तो इस पर भी लिख लेना, और बस इतनी बातें ही, ठीक है ना। अच्छा, कैथोड रेज की जो प्रोडक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि अंदर प्रेशर कितना है, अंदर प्रेशर कितना है, और आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है। प्रेशर आपको लो रखना पड़ेगा, वोल्टेज आपको हाई देना पड़ेगा। हाँ, अगर जो है लेंथ ऑफ कैथोड रेज पर भी इनकी प्रोडक्शन डिपेंड कर सकती है। मैंने नेचर नहीं कहा, मैं प्रोडक्शन कह रहा हूं। देखो, पहले मैंने क्या कहा कि नेचर जो है कैथोड रेज की वो ना तो गिलास ट्यूब पर डिपेंड करती है, ना एनोड पर, ना कैथोड पर, ना अंदर मौजूद गैस पर।
और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूं प्रोडक्शन की, कैथोड रेज की प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, दोनों अलग अलग बातें हैं, मिक्स नहीं करना। हाँ, प्रोडक्शन जो है कैथोड रेज की इस बात पर डिपेंड करती है कि वोल्टेज कितना है और अंदर प्रेशर क्या लगा रखा है। ठीक है, वोल्टेज जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ कितनी है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ ज्यादा है तो आपको यकीनन हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट ने ज्यादा ट्रेवल करना है। तो अगर डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ छोटी है, छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब है, तो फिर उसके लिए आपको लो वोल्टेज भी काफी होगा, लो वोल्टेज भी उस सूरत में काफी होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होप सो बातें समझ में आई होंगी। अगले क्लास में वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इकट्ठा पढ़ा दूं, लेकिन देखते हैं, मूड बना तो अलग अलग पढ़ा देंगे, वरना इकट्ठा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।